सो हमारा टॉपिक चल रहा था ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हम मैंने एक बार पढ़ाया था हमको इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन कैसे काम करता है और इंसुलिन की प्रिपरेशंस बताई थी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली इंसुलिन कैसे एक्ट करता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, रिलीज कैसे होता है, वो बताया था। अगर आपको सही से याद होगा तो आपको सारी ड्रग्स की एमओ इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आज बात करेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग की, यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, कुछ भी रहो एक बात है, ठीक है। तो इसमें पहली कैटेगरी क्या है, इंसुलिन इनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन और दूसरी है ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन है बट या तो सेल हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इंसुलिन है तो सी, या फिर वो क्या है कि कम उसमें क्वांटिटी में क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम दोनों ही केसेस में क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। इस कंडीशन के लिए हम अलग मेडिसिन देंगे और इस कंडीशन के लिए हम अलग टाइप की मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो हम पहली कैटेगरी में आ जाते हैं, मेजर कैटेगरी है, हाँ ये एक कैटेगरी है, ये सी है, ठीक है। अब हम इसकी सब कैटेगरी में आते हैं, तो कहलाता है हमारा ठीक है। तो इसमें सल्फोनाइल यूरिया में इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, टॉल्बिफाइड, टॉल्बिटामाइड, क्लीमिप्राइड, ग्लाइब्राइड एंड ग्लाइब्राइड, ठीक है। तो इसमें से क्या है, आपकी स्टार मार्क पर गया, आपको पता होगा ना जो आपकी स्टार मार्क होती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं कि उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके आयुर्वेद, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टार मार्क तो पढ़ने ही होते हैं, इसके अलावा अभी मैंने बताया ही होगा वैसे तो आपको, बट ऐसा होता है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन के लिए पूछना है ना, अगर आपको कोलॉजी में क्लासिफिकेशन के लिए पूछना है तो नॉर्मली आपका क्लासिफिकेशन से चल जाता है, बट अगर आपको केमिस्ट्री में पूछा जाता है तो आप जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओगे ना सब कैटेगरी के, उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो मेन हम इस पर फोकस करेंगे और इसके अलावा एक टॉल्बिटामाइड का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये लीजिए सब देगा फिर कर एक और एक कैटेगरी के अगर आप 2 या 3 भी लिखते हैं तो सफिशिएंट होते हैं, बट अगर आपको ज्यादा याद रहे तो आप 2-3 लिख पाएंगे इसमें से जो आपको इजी लगे, ठीक है।
क्या आपका स्ट्रक्चर है टॉल ग्लूटामाइड का, ठीक है। इसमें क्या है ब्यूटाइल मेथड फोर्स नहीं है ना, ठीक है। ब्यूटाइल इसके साथ क्या जुड़ा है ब्यूटाइल अमीनो, ठीक है। और इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, और इसको हम बोलते हैं सल्फोनामाइड, ठीक है। एन को हम NH2 अमाइड बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड हो गया, ठीक। अगर आपका ये आता है ना इसमें जैसे आप स्ट्रक्चर बोर्ड कर रहे होंगे, ठीक है, तो एक और जो डाल दिया क्लोरप्रोपामाइड, ये तो टॉलग्लूटामाइड है। होती है क्लोरप्रोपामाइड। ये हो गया आपका, यहाँ पे C3H7 हो जाएगा क्योंकि क्लोरप्रोपामाइड है ना। देखो नाम से जैसे जो हमारा ड्रग का नेम होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को आपको बनाने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे इसमें टॉल ग्लूटामाइड था ना, तो ग्लूटा था तो मैथ है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे C4 हो गया था आपका। अभी आपका क्लोरप्रोपामाइड है तो यहाँ पे क्या करेंगे C3 कर देंगे, और क्लोर लगा है तो क्या करेंगे CH3 हटा के यहाँ पे Cl लगा देंगे। तो आपका एक और एग्जांपल हो जाएगा, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लोरप्रोपामाइड ये भी आप उसी कैटेगरी में डाल देना, ठीक है। ठीक है, बस चेंज ही करना है। अब आपका जो स्टार मार्क वाला है इसमें एक ये ड्रग है कि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टिपिकल है, तो ध्यान से देखना समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या फाइल था ना, कोई स्ट्रक्चर जो इजी है बट स्टार मार्क नहीं है उसको भी आप पढ़ लिया कीजिएगा। ऐसा नहीं कि स्टार मार्क को ले लेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में कोड करने में अच्छा रहता है। अगर आपने एक क्लासिफिकेशन में 3 से 4 स्ट्रक्चर इंक्लूड किए ना, आपके क्लासिफिकेशन के 7 मार्क्स का आ जाता है। अभी तो पता नहीं पेपर का फॉर्मेट क्या है, बट अगर 5-7 जितने भी नंबर का होता है ओनली क्लासिफिकेशन होता है। आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखना है प्लस कोई स्ट्रक्चर डाल देना है तो आपको कोई मार्क्स मिलेंगे।
क्या है इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है 5 क्लोरो, फिर एंड पे क्या है हमारा ये देखो 2 वाला है, ये 2 पे है ना, ठीक है हमारा क्या लगा हुआ है 2 के भी 4 पे, ठीक है पहले हमने 2 लिखा, ठीक है 2 के बाद हमारा 4 पे क्या लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, जो बेंजीन जिसमें इधर साइकिल नहीं है जिसको हम क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल बोलते हैं, ठीक है 6 मेंबर रिंग है तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। फिर उसके बाद बगल में क्या लगा है CONH को हम बोलते हैं कार्बोमोइल बोलते हैं, ठीक है इसके बगल में क्या लगा है हमारा सल्फामोइल लगा है, ठीक सल्फामोइल का हो गया। उसके बाद है हमारा नॉर्मल रिंग लगी है फिनाइल बना हुआ है, ठीक है फिनाइल। उसके बाद हमारा 2 CH3 लगे हैं तो हम इसको बोलेंगे इथाइल बोलेंगे, ठीक है इथाइल के बाद है हमारा ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे मिथॉक्सी, ये मिथाइल है ना, मिथाइल के साथ अगर ओ लगता है तो क्या बोलता है मिथॉक्सी बोलता है, अगर यहाँ पे एक और CH3 होता है तो क्या बोलते हैं इथॉक्सी बोलते हैं, ठीक है तो मिथॉक्सी हो गया। उसके बाद क्या है बेंजामाइन, बेंज ये हो गया फिर ये अमाइन हो गया, ठीक है तो इसको हम पूरे को बोलेंगे बेंजामाइन, ठीक है CONH बेंजीन के साथ अगर CONH लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजामाइन। दोबारा रिपीट करो, ठीक हमारा 5 पोजीशन पे क्या लगा है क्लोरो लगा है, ठीक है फिर हम एंड करेंगे यहाँ पे हमारा है सेकंड लगा है ना, सेकंड से मेजर ग्रुप क्या है ज्वाइन हुआ है तो सेकंड में हम क्या सेकंड में भी हम सेकंड फोर्थ पोजीशन पे देखेंगे, फोर्थ से अटैच है ना इतना सारा, फोर्थ में क्या है साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है ये साइक्लोहेक्साइल है। उसके बाद मैंने क्या बोला CONH को हम क्या बोलते हैं कार्बामोइल बोलते हैं, कार्बामोइल के बाद क्या लगा है SONH को क्या बोलते हैं हम सल्फामोइल बोलते हैं, ठीक है उसके बाद हमारा क्या लगा है नॉर्मल ये फिनाइल रिंग है, ठीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे फिनाइल बोलेंगे। उसके बाद हमारे 2 CH3 लगे इसको इथाइल बोलेंगे, ठीक है इथाइल के बाद क्या है हम उसके बाद हम 2 में गए मिथॉक्सी बोलेंगे इसको, ठीक है मिथॉक्सी। उसके बाद क्या बोलेंगे बेंजामाइन, बेंजीन अमाइन CONH को हम बेंजामाइन बोलते हैं, ठीक है जो बेंजीन में लगा होता है। आ गया थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली देखेंगे तो आपको आ जाएगा। इरेज कर दो हो गया। इसके साथ साथ थोड़ा सा एमओडी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछता है ना अगर जैसे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आप क्लासिफाई करो एंटीडायबिटिक ड्रग को, प्लस आपको एक नोट लिखने को दे देगा एक ड्रग के बारे में, जैसे उसने क्या दी टॉलबिटामाइन दे दी या फिर कोई भी ड्रग दे दी ना, तो जब ड्रग पे नोट लिखने को आता है क्लासिफिकेशन के अलावा आपको क्या लिखना पड़ता है ड्रग के बारे में लिखना पड़ता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, एमओडी लिखेंगे, ठीक है उसका यूजेस लिखेंगे, ठीक है और आइडेंटिफाई और स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे, ठीक है तो आपको ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है एमओडी में आपका क्या आएगा इसमें कल जो मैंने इंसुलिन का मैकेनिज्म नहीं बताया कि कैसे इंसुलिन रिलीज होता है उसी से रिलेटेड है, ठीक है आपके वही साइकिल दोबारा नहीं
तो हम क्या पढ़ रहे थे कि सल्फोनाइल यूरिया पढ़ रहे थे, जिसकी हमने ड्रग्स पढ़ी ना, हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहे थे, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा ग्लूकोज रिसेप्टर से क्या कर रहा था, हमारा ग्लूकोज जो हमारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो एंटर कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, एटीपी जनरेट कर रहे थे। एटीपी जनरेट होने के बाद क्या कर रहा था, एटीपी क्या कर रहा था, पोटेशियम चैनल को क्लोज करा दे रहा था, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, हमारा डीपोलराइजेशन कॉज हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है। और जब डीपोलराइजेशन होता है तो क्या होता है, हमारे सेल में कैल्शियम की एंट्री होती है, और कैल्शियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेटली इंसुलिन के रिलीज के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होता है ना, सल्फोनाइल यूरिया हमारा क्या होता है कि यहाँ पर एक एसयूआर रिसेप्टर होता है, सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करा देता है। पोटेशियम चैनल ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हमारा डिपोलराइजेशन होगा सेल के अंदर, उससे क्या होगा, हमारा कैल्शियम की एंट्री होगी, एक्सेस में कैल्शियम के मॉलिक्यूल आएंगे, उससे क्या होगा, हमारा इंसुलिन को ट्रिगर करेंगे, जिससे क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगी, और फिर इसमें हेल्प करेंगे हमारे जो शुगर होगा उसके मेटाबॉलिज्म में। समझ गए? दोबारा, ठीक है। तो कल मैंने बताया था इंसुलिन का रिलीज कैसे होता है। अगर आपको वो साइकिल याद होगी तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक रिसेप्टर को डिनोट कर देना है, बाकी पूरी स्टोरी वैसी है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जो हमारी बीटा सेल होती है, इसके सरफेस पे क्या होता है, ग्लूकोज रिसेप्टर होता है, ठीक है। ग्लूकोज रिसेप्टर से क्या होता है, हमारा जो भी ग्लूकोज होता है वो अंदर एंट्री करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज कार्ब्स क्या होते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, एटीपी जनरेट होती है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, एक स्टोरी है, पहले हमारा क्या होगा, एटीपी जनरेट हो रही है, ठीक है। एटीपी जनरेशन हो रहा है किससे, ग्लूकोज से। एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है। एटीपी जनरेट हो रहा है, एटीपी जनरेट होने से हमारा क्या हो रहा है कि पोटेशियम जो चैनल है वो क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। पोटेशियम चैनल अगर हमारा ब्लॉक होगा तो हमारे सेल में क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो क्या होगा, हमारा फर्दर क्या होगा, हमारी कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी सेल में। और कैल्शियम किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम किसको ट्रिगर करता है, इंसुलिन की रिलीज को ट्रिगर करता है। तो क्या है, सीधी सी स्टोरी है, ग्लूकोज रिसेप्टर से क्या आया, ग्लूकोज आएगा हमारा, पहले ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा, एटीपी जनरेट होगी। एटीपी जनरेट होने के बाद क्या करती है, एटीपी क्या करती है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। अगर जैसे ही वो चैनल ब्लॉक होगा तो क्या होगा, सेल में डिपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल डिपोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो है कैल्शियम चैनल जो है ओपन हो जाते हैं। फिर हमारे सेल के अंदर किसकी एंट्री होगी, कैल्शियम की एंट्री होगी। कैल्शियम एंटर करेगा तो क्या करेगा, इंसुलिन को ट्रिगर करेगा और उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और हमको क्या चाहिए था, अल्टीमेटली इंसुलिन चाहिए था। हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे थे, जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती, इनहेंस करती, वो कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो इंसुलिन का रिलीज कैसे इनहेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर था जो कि डायरेक्टली पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दे रहा था, ठीक है। सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर, ठीक। ये बना रहे होगा तो बना लिया होगा तुमने, वेट करना है तो बता दो, नहीं हो गया। तो अगला क्या है, मेडिलिनाइट एनालॉग्स है, इसमें क्या होता है, नाबिलिनाइट एंड वेपाग्लेनाइट, दो ड्रग्स आते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने मेंशन नहीं करे क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, और फिर काफी मतलब लेंथी, जैसे टॉलब्यूटामाइड भी नहीं था आपका स्टार मार्क, बट वो इजी था तो इसलिए मैंने बना दिया था, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा बनाया था, तो ये है। और इसका एमओ सेम होता है, ये भी क्या करते हैं, हमारे पोटेशियम चैनल को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। बाकी स्टोरी सेम होगी, पोटेशियम चैनल ब्लॉक होगा तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, सेल में हमारा क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री होगी। कैल्शियम क्या करता है, अल्टीमेटली इंसुलिन को रिलीज कराने में हेल्प करता है। ये इसी का सेकंड पार्ट है। हाँ, हमारी कैटेगरी चल रही थी ना, जो पहली कैटेगरी थी, जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहेंस करता है, उसमें पहली कैटेगरी थी आपकी सल्फोनाइल यूरियास, दूसरी है ये मेडिलिनाइट एनालॉग्स, ठीक है।
कोई भी कैटेगरी में जब उसका सफिक्स सेम रहता है ना, लिप्टिन लिप्टिन लिप्टिन, तो वो याद करने में इजी रहता है। तो उसके एग्जांपल्स ज़्यादा डाला करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट थोड़ा डालना है। सीटाग्लिप्टिन, बेटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन। ये भी उसी कैटेगरी का है। हाँ, उसी कैटेगरी में। सेक्साग्लिप्टिन SAXA, GLIPTIN, फिर एलोग्लिप्टिन, फिर लीनाग्लिप्टिन। तो इसका एमओए भी कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं होता। ये क्या करता है, ग्लूकागोन का जो सिक्रेशन होता है उसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। कल मैंने बताया था ना, ग्लूकागोन आपका जब इंक्रीज होता है तो हमारा शुगर लेवल क्या करता है, स्पाइक करता है, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, उसके सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगा और क्या करता है, इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देगा। इसमें आपकी कोई स्टार मार्क डालनी है और इनके स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैंने नीचे तो ये थे ग्लिप्टिन से। मैम जीपीपी क्या है? डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज। अच्छा, पेप्टिडाइल पेप्टिडेज। डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज। ये था एक कैटेगरी जो मैंने ए पोर्शन लेफ्ट साइड लिखा हुआ था। बी कैटेगरी क्या थी, और इंसुलिन बंद हो रहा है, बट क्या हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, वो एक्ट नहीं कर पा रहा। तो हम उसकी कंडीशन में कौन सी ड्रग्स देंगे, आपने सुना होगा ये। हो गया हाँ, ग्वानिडीन। जब दो ग्वानिडीन की मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होती है तो क्या बनता है, बाइफिनेट्स बनता है। तो मतलब ये इसका बेसिक वो है, मॉलिक्यूल है बाइफिनेट, इन दोनों में ये एक मॉलिक्यूल हो गई होती है, ठीक है। ग्वानिडीन से बनी हुआ है, इसलिए मैंने इसका बेसिक बनाया है। तो आपको मतलब लर्न नहीं करना है, बट आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा। इरेज कर दूं, ठीक है। अगर आपको पता होगा NH2CO NH2 यूरिया होता है,
ठीक है। तो अगर आपको उतना पता है तो आपको CO की जगह की की जगह क्या लगाना है, और NH लगा देना है, तो आपका गुआनिडीन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एंड लगा है, तो यहाँ से क्या होगी, नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। ठीक है। तो हमारे 3 पे क्या लगा है, 2 अमाइन ग्रुप लगे हैं। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 3 डाई अमीनो इथाइलिडीन। ठीक है, सॉरी इथाइलिडीन होगा। ठीक है। 3 क्या लगे, डबल रिंग लगी, तो हमारे हम उसको क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं ना, एल्केन एल्कीन। ठीक है। तो क्या होगा, ये इथाइलिडीन होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 पोजीशन पे क्या लगा, 1,1 डाइमिथाइल। ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल हो गया। और मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन बोलते हैं। तो आपको ग्वानिडीन कहाँ पे काम आया, यहाँ पे काम आया। इजी था, समझिए दोबारा। थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2 अमीनो ग्रुप लगे हैं। ठीक है, 3 डाई एमिनो। ठीक है। उसके बाद क्या है, मिथाइलिन डीन क्यू खाली मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, डबल चेन है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, 1,1 डाई मिथाइल 2CH3 है। उसके बाद क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन। तो अगर आपको ग्वानिडीन की बेसिक पॉइंट पता होगी तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेटफॉर्मिन होता है ना, 2 ड्रग होती है, फैनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। बट हमारी क्या है कि बहुत ज़्यादा एरिया की वजह से हमारी फैनफॉर्मिन ड्रग होती है ना, वो बैन है मार्केट में। बट हम फैनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्पल बोर्ड में भी काम आएगा। अगर आपको बाइगेनाइट पता है तो ये आपको बनाने में ईजी रहेगा, तो इसका एग्जाम्पल के लिए बना लेंगे। ठीक है। अगर सिंगल चेन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन बोलते हैं। अगर ये 2 चेन हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइगेनाइट बोलते हैं, जो हमारी मेजर कैटेगरी है ना। समझ तो नहीं हो ना। अगर सिंगल, अगर ये NH वाला इतना ग्रुप बना है तो इसको ग्वानिडीन बोलते हैं। मैंने बोला था अगर ये 2 हो जाएंगे तो क्या होंगे, बाइगेनाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, बाइगेनाइट हो गए। तो इसका जो एग्जांपल है, जो फैनफॉर्मिन है, ये बहुत इजी इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, NAE फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, एंटी बेंजीन। ठीक है, ये फिनाइल हो गया आपका। उसके बाद क्या है, फिनाइल के बाद 2 यहाँ पे इसको, या फिर अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप C' भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्या लगे हैं, 2 मिथाइल लगे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बाइगेनाइट बोल देंगे। ठीक है। एंड फिनाइल हो गया, ये C हो गया, C हो गया, 2C क्या हो गया, इथाइल हो गया आपका। और इसको क्या बोलते हैं, जब दो क्वालिटी रिंग को बड़े सम करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइगेनाइट बोलते हैं। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है, इसका नाम नहीं है, बट आपको जब आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आपको कोड करने के लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको एक का भी याद हो जाएगा, आपको दूसरे का इजीली हो जाएगा। मैंने आपको टॉलिडामाइड का कराया था, करा दिया।
ठीक है। तो हमारा वाइटोलाइट्स का जो हमारा एमओए होता है वो क्या होता है कि क्या करता है, जो हमारा इंटेस्टाइन में जो हमारा ग्लूकोज होता है, एक तो उसके एब्जॉर्प्शन को कम कराता है ये, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, जो हमारा एपेटाइट होती है ना, एपेटाइट को भी कम कराता है, कम भूख लगेगी आपको, ठीक है। और जो हमारा प्लाज्मा में जो ग्लूकागोन का लेवल होता है ना, ग्लूकागोन हार्मोन मैंने बताया था ना, जो एल्फा सेल से सीक्रेट होता है, उसको भी कम कराता है। अगर ग्लूकागोन ही कम रिलीज होगा तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगा, अगर ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो हमारा शुगर लेवल कभी स्पाइक करेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे अल्टीमेटली बंद नहीं करता बट थोड़ा सा कम करता है उसको, ठीक है। इसकी मैंने आपको इसके साइड इफेक्ट्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब दुखना लगना, ठीक है, और नोजिया, नोजिया सबसे वॉमिटिंग की सेंसेशन होना, की सेंसेशन। किसकी? एनोरेक्सिया, एनओआरई एग्जाइटी, ठीक है। और विटामिन बी12 डेफिशिएंसी भी हो जाती है, मेटफॉर्मिन बता दूँ आपको, ठीक है। और कुछ सर्टेन कार्डियक डिजीजेस हो सकती है आपको। और जो हमारा वो था जो मैंने बोला ना फैनफॉर्मिन बैग है, तो उसका मेजर साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक किसका? फैनफॉर्मिन का जो बैग है ना फिर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लिख लीजिए। तो मसल ग्राइंडर करता होगा, हाँ लैक्टिक ऐसी एक्टिविटी करता है। हाँ ब्लड का पीएच बढ़ जाता है तो उससे रिलेटेड कोई इशू होता है आपको, लैक्टिक एसिडोसिस, ACIDOSIS, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। इसके बाद है आपका इसी में ये दूसरी कैटेगरी हाँ ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस की सेकंड कैटेगरी जो है वाइटामिन की। इसका एमओए निकला इसका, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा PPAR रिसेप्टर को, सॉरी हाँ कैपिटल में लिखना सर PPAR, उसके बाद गामा बनाना, हाँ गामा का सिंबल कैसे के गामा, वो वाई जैसा काम है। हाँ मुझे लगा नहीं वाई नंबर गामा है, PPAR गामा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। क्या कह रहे हो? आगे वो लैम्डा है बोले, हाँ लैम्डा नहीं, ठीक है। तो ये को एक्टिवेट करता है, इससे क्या होता है कि हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है ना वो चेंज हो जाती है, सेंसिटिविटी हो रही है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो रही है, इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो उसको क्या करता है एलिमिनेट करता है। दूसरा क्या करता है ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, मतलब कि हमारे जो मसल्स होंगे वो ज्यादा ग्लूकोज को क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है, ये तो कॉमन है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है।
उसके बाद एक और कैटेगरी आती है वो ड्रग्स जो हमारा क्या करती है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करती है। ग्लूकोसाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें क्या आता है हमारा वोक्लेबोस, एकार्बोस एंड मिथाइल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है वन डैश टू डैश, ठीक है। इसमें क्या है, वन पे क्या है, टू डैश पे क्या है हमारा, सॉरी नहीं, वन पे क्या है हमारा टू डैश हाइड्रोक्सी इथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है टू पे क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। उसके बाद हमारे क्या लगे ट्राई ऑल लगे हुए हैं, तो किस पोजीशन पे लगे हुए हैं 3 4 5 ट्राई ऑल, ठीक है। और जब ये रिंग ऐसी होती है, ठीक है, नॉर्मल इसमें एल लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाइपरीडिन बोलते हैं। पाइपरीडिन में ये भी नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। इसका आई साइड क्या है 1 2 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है ये रिंग को हम बोलते हैं पाइपरीडिन बोलते हैं। उसके बाद हमारा 3 4 5 में ट्राई ऑल लगे हैं, ठीक है। 3 OH लगे तो उसको क्या बोलते हैं ट्राई ऑल। तो ये ड्रग हमारे इसके अलावा भी कुछ है क्या आगे? पाइपरीडिन 3 4 5 ट्राइऑल बोला गया ना, 3 4 5 ट्राइऑल। OH को ट्राई होगा। हाँ, OH को ऑल बोलते हैं ना, 3 है तो ट्राइऑल। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये वाली ड्रग्स क्या करती है हमारे इंटेस्टाइन से जो भी शुगर होता है ना, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को क्या करती है डिक्रीज कर देती है, ठीक है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, हमारी सेल कार्बोहाइड्रेट को कब यूटिलाइज कर पाती है, जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या करती है ड्रग्स, क्या करती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने ही नहीं देती, ठीक है। ना वो स्मॉल उसकी क्या बनेगी यूनिटी बनेगी, ना वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जैसे हम प्रोटीन लेते हैं ना, बट हमारा एब्जॉर्ब क्या होता है अमीनो एसिड में एब्जॉर्ब होता है ना। तो जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो ये क्या करेगा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है।
क्या होता है डेफाग्लीफ्लोजिन, और दूसरी ड्रग है आपकी कैनाग्लीफ्लोजिन, ठीक है। तो ये ड्रग्स हमारी क्या होती है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर होती है। आपने सुना होगा जैसे हम जैसे पानी पीते हैं या फिर कोई भी चीज़ पीते हैं ना, तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सारे हमारी यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होते हैं, हमारी किडनीज क्या करती है उसको डीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके साथ साथ हमारे जो सॉल्ट एंड मिनरल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, ग्लूकोज का भी रीअपटेक होता है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो हमारे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, वहाँ पे होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो होती है ना हमारी किडनी में होती है, वहाँ पर से क्या करते हैं, इसका जो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होता है ना ग्लूकोज एंड सोडियम का, उसको इनहिबिट कर देते हैं। लिखना पड़ेगा सेपरेटली, या समझ रहे हो आप? जो हमारी किडनी में पीसीटी वाला पार्ट होता है ना, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, अगर आपने किडनी पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो ये हमारा क्या होता है, किडनी का पार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं और ग्लूकोज होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है, मतलब कि एक्सक्रीट नहीं हो रहा, हमारे क्या करती है उसको बॉडी क्या करती है, रीयूटिलाइज करती है, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, पर ये क्या करता है उसको इनहिबिट कर देता है। तो उससे क्या होगा, वो ना वो रीएब्जॉर्ब होगा, ना ही हमारा क्या होगा, शुगर लेवल स्पाइक होगा। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, एक नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी G2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, डोपामिन एगोनिस्ट होता है, इसका एग्जांपल है ब्रोमोक्रिप्टन, ठीक है। तो ये ड्रग हमारे कैसे एक्ट करेगी, ये हमारी जो भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है। मैंने बताया था ना, दो जो हमारे होते हैं ना, जो हमारे ईएनएस में जो दो मैकेनिज्म चलते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक कब होता है, फेयर फाइट एंड फ्लाइट में, और पैरासिम्पैथेटिक कब होता है, जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं। मैंने बताया था ना कल या परसों जब भी बताया था, मैंने बोला था जब आप रेस्ट की कंडीशन में होंगे तो आपके क्या होंगे, आपकी बॉडी में एंजाइम्स जो होंगे वो अच्छे सिक्रीट होंगे, आपके हार्मोन्स अच्छे सिक्रीट होंगे, आपका सलाइवा जो है वो अच्छे अमाउंट में बनेगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारे सिंपैथेटिक को डिक्रीज कर दे रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, फेयर फाइट एंड फ्लाइट। हम बोलते हैं ना कि अगर आपको डर लग जाए या आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए, इसे नहीं खाना चाहिए, हो सकता है आपने ना सुना हो, पर नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या फिर हमारा सलाइवा, आप खुद ही देखेंगे अगर आपको डर लग रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको मुंह सूख जाता है, ठीक है, प्रॉपर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रही। आपके गट में भी क्या हो रहा है, आपके एंजाइम्स जो है वो प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, आपके हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, आपका इंसुलिन भी सही से सिक्रीट नहीं होगा। बट अगर हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, हमारा सलाइवा अच्छा सिक्रीट होगा और हमारे एंजाइम्स जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, अच्छे से सिक्रीट होंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ इंसुलिन की बात है, बाकी एंजाइम्स की बात है, बट हम इस पर फोकस करेंगे। अगर हार्मोन्स और एंजाइम्स अच्छे सिक्रीट हो रहे हैं तो इंसुलिन भी अच्छा सिक्रीट होगा, इंसुलिन अच्छा सिक्रीट होगा तो हमारे क्या करेगा, कार्ब्स हैं जो भी ग्लूकोज है उसको क्या कर देगा, वो मेटाबोलाइज कर देगा। इसमें जो मैं आपको एमओए बता रही हूँ ना, इतनी जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन, ये सब, ये ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में मेनली आपको पूछेगा स्टार मार्क्स जो है, जो मैंने बताया ना, दो ही ड्रग है, क्लाइबेनफ्लामाइड और दूसरा कौन सा था, फेनफॉर्मिन था, दो ड्रग आपकी स्टार मार्क है, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा वो क्या करता है, इसके अलावा जो ड्रग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक टॉलबुटामाइड इसमें से इंपॉर्टेंट होगा आपका, ठीक है, और क्या होगा, यही होता है सबसे ज़्यादा बस यही, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर या फिर पूरे ड्रग के बारे में लिखने को नोट आ रहा है तो आपका जो आपकी सल्फोनाइल यूरिया होती है और बाइबेनाइल होती है, दो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनका आपको एमओए सही से पढ़ना है। बाकियों का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, कोलॉजी में तो आपके नेक्स्ट में काम आएंगे, इतनी मतलब नाम तो बताइए तो आने को चाहिए,
बट आपको मेनली यही चीज़ें देखनी है, ठीक है। दो कैटेगरी को आपको सही से याद करना है, क्या उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और क्या उसकी यूजर है। इसके अलावा आपको आप कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिया है ना, ठीक है। आप सल्फोनाइल यूरिया में लिख सकते हैं, इसमें जो सल्फोनाइल यूरिया होता है इसका जो एक्शन है वो इनहेंस होता है। इनहेंस किसके थ्रू होता है? बाय एनासिड्स सुना है तुमने? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो आपका पैरासिटामोल लेते हैं, आप एस्पिरिन लेते हैं, ये सारी ड्रग्स, ठीक है। और वॉरफेरिन, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स क्या करते हैं, इसको जो ये जब हमारा प्लाज्मा से बाइंड होता है तो उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देती है। तो उससे हमारा क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इसका एक्शन क्या होगा, ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा। समझे? एक्स्ट्रा पॉइंट है बट बता रही हूँ, जैसे क्या होता है ना, प्रोपोगल वाला बता रही, जो हमारा ये है ना सल्फोनाइल यूरियास है, मैं कह रही हूँ कि इनका जो एक्शन होता है वो इंक्रीज होता है इन दो ड्रग की वजह से, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एक टर्म देते हैं ड्रग इंटरेक्शन। शायद आप फार्माकोथेरेप्यूटिक्स या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में जरूर पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, कभी भी हम कोई एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ देते हैं तो वो उसके एक्शन को ऑल्टर कर देती है, ठीक है। अगर आपको किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आपने उसको कोई क्लॉटिंग के लिए ड्रग्स दी हुई है, ठीक है। अगर जो क्लॉटिंग के लिए ड्रग्स दी हैं, अगर ऐड करो आप उसके साथ उसको क्या दे दोगे, एस्पिरिन दे दोगे। एस्पिरिन क्या करेगी, उसका ब्लड क्या करेगी, और ज़्यादा थिन कर देगी, डाइल्यूट कर देगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा भी सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। तो दो टाइप के इसके एक्शन होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंक्रीज बाई, ये क्या कर रही है, इसका एक्शन किसके थ्रू इंक्रीज हो रहा है, एनासिड्स और वॉरफेरिन। क्यों ये क्या कर रही है कि जो हमारी प्लाज्मा से बाइंड नहीं है ना ड्रग्स, उसको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। अब आपको बताती हूँ, जैसे आपने मेरी दवाई खाई, ठीक है, इसको इजी वर्ड्स में बता दूँ, आपने लेट करो, आपने पैरासिटामोल खाई, ठीक है। पैरासिटामोल आपने 500 mg खाई, ठीक है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी आपकी कितनी थी, आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन वो कितना पहुंची, लेट करो आप 200 mg पहुंची है, ठीक है। 200 mg जो आपके ब्लड में पहुंची है वो डायरेक्टली 200 mg एक ही बार में एक्ट कर देगी, ऐसे तो अगर नॉर्मल होगी, पर नहीं करती, क्योंकि जो 200 mg आपका गया हुआ है आपके ब्लड में, वो नॉर्मली ब्लड में फ्लो नहीं होगा, वो आपके ब्लड में जिससे प्लाज्मा से बाइंड होगा। और कोई भी ड्रग प्लाज्मा से जब बाउंड होती है ना, जब तक वो अनबाउंड फॉर्म में नहीं आती तब तक वो एक्ट नहीं करती है। तो ये क्या है, हाईली प्लाज्मा से बाउंड है। और यहाँ पे जो ड्रग इंटरेक्शन होता है ना, प्लाज्मा में कैसे होता है ड्रग इंटरेक्शन, एक ड्रग दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। जैसे हमारी प्लाज्मा में कोई बाइंडिंग यूनिट है ना, ठीक है, जैसे कोई ये एक साइड है, ठीक है, प्लाज्मा में एक बाइंडिंग साइड है, ठीक है, अल्फा प्रोटीन इसको मान लो, ठीक है, हमारे ब्लड की अल्फा प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एस्पिरिन बाइंड हुआ है, ठीक है, और दूसरा आप ले लो वॉरफेरिन ले लो, ठीक है। तो आप लेट करो, यहाँ पे एस्पिरिन बाइंड हो रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसको डिस्प्लेस कर रही है। यहाँ पे ये क्या थी, बाउंडेड फॉर्म में थी, अब इसने इसको डिस्प्लेस किया तो ये क्या आएगी, फ्री फॉर्म में आएगी, फ्री फॉर्म में आएगी तो इसको एक्ट करेगी ना। तो यहाँ पे ये इसका एक्शन कैसे बढ़ा रही है, ये इसको क्या करेगी, प्लाज्मा से डिस्प्लेस कर देगी है, तब उसका एक्शन आता है। कोई भी ड्रग तब तक काम नहीं करती जब तक वो अपनी अनबाउंड फॉर्म में ना आए, फ्री फॉर्म में ना आए, ठीक है। उसको प्लाज्मा से बाउंडेड जो फॉर्म रहती है उसको अपनी फ्री फॉर्म में आना होता है। आप समझ में आया? दवाई को अगर मेडिसिन दी है हमने, मान लीजिए डायबिटीज एंटीबायोटिक डायबिटिक दवाई दी है, तो वो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर देगी। हाँ। अगर हम उसके साथ साथ ये दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसको अब ये यहाँ पे इसका एक्शन इंक्रीज तो कर रही है, बट ये हमारे लिए नुकसान भी तो हो सकता है। हाँ। क्योंकि अगर उसने ज्यादा अमाउंट में एक साथ उसको डिस्प्लेस कर दिया तो हमारा क्या होगा, शुगर लेवल लो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसलिए हमको इंजेक्शन पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप एज अ फार्मासिस्ट कहीं पर आप प्रोफेशनली आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आप किसी पेशेंट को मेडिसिन डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे ना। आपके पास कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको उसके हाथ पैर पे कहीं पे दर्द है, आपने एनासिड्स भी दे दी, साथ में एनासिड्स में से कुछ एनासिड्स ऐसी होंगी जो स्पेशली इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके साथ आपने इसको ये दे दिया, ठीक है, तो उसका शुगर लेवल तो एकदम से डाउन हो जाएगा,
समझ रहे हैं आप? तो 2 ड्रग में से 1 ड्रग खरीद के देनी पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है, हमारा अल्कोहल होता है, क्लोरामफेनिकोल होता है। ये समझ में आया है? दोबारा बताऊं, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, या हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। आपको यहाँ पे आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा अभी, आपका इसका तो मतलब ही नहीं है, मैं बोल रही थी ना, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। आपने जो भी ड्रग ली, ठीक है, आपने 500 mg ड्रग ली, तो 500 की 500 ओरली आपको नहीं जाती अनटिल एंड अनलेस आपको उसको पेरेंटल रूट से ना। तो आपने सुना होगा ना, पेरेंटल की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, कितनी होती है? पेरेंटल की 100% होती है। 100%। हाँ। कोई बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन कर सकता है कि क्या होती है? बायो की वो है कि इसे बोलो कौन सा है? बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? एक्सटेंट ऑफ द ड्रग व्हिच रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, आपने कितनी दवाई ली, उसमें से कितना आपके ब्लड में जा रहा है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या होती है, हमारी ड्रग क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। ये जरूरी नहीं होता कि ओरली आपने जितना खाया उतना ही आपका सर्कुलेशन में पहुंचेगा, ठीक है, और जितना पहुंच रहा है वो फ्री फॉर्म में नहीं पहुंच रहा। फ्री फॉर्म में पहुंचेगा तो दिक्कत होगी ना, वो तो विद इन सेकेंड्स अपना काम कर देगा। अगर फ्री फॉर्म में जाएगा तो ड्रग हमारे जो ब्लड में जाती है तो हमारी जो होती है प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा से बाइंड होती है, ठीक है। अल्फा बीटा साइड, उसकी बहुत सारी मल्टीपल साइड होती है, ठीक है, उसमें भी अल्फा पे सबसे ज्यादा ड्रग बाइंड होती है, ठीक है। तो जब आपकी किसी प्रोटीन से बाइंड हो रही है ड्रग, ठीक है, तो बाउंडेड फॉर्म में होगी अनटिल एंड अनलेस वो अनबाउंड फॉर्म में नहीं आती, फ्री फॉर्म में नहीं आती, तब तक आपकी ड्रग एक्ट नहीं करती है। समझ में आया? तुम्हें हंसी आ रही है क्या? हो रहा है? तुम बताओ मैं क्या बताऊँ? उठो, बताओ, कुछ तो सुना होगा, ये ना सही कुछ बता दो, एक ड्रग का नाम ही बता दो, इतनी मैंने पढ़ा दी, हंस रहे हो तब से, बताओ। देखो, मैं सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें 100% आ रहा होगा। हर इंसान का अपना स्टेमिना होता है, ठीक है, किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि कीवर्ड्स रख लेते हैं, घर जाके रिवाइंड करते हैं तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है, कुछों को नहीं आता। बट मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर कोई बच्चा नहीं, अगर उसको नहीं भी समझ आ रहा ना, उसकी तरफ से चल रही है कोई कहानी चल रही है, उसको नहीं समझ आ रहा तो वो चुपचाप बैठे, ना वो दांत दिखाए मुझे, ना वो कुछ करे। आ रही है समझ में? बैठे। और किसी को समझ में आया? कोई बता सकता है एक बार कि मुझे तसल्ली होगी, हाँ मैंने तुम्हें बताया कि समझ में आया? कुछ भी थोड़ा बहुत प्लाज्मा बाइंडिंग के बारे में बताओ सभी को। नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो, आपको बताइए। प्लाज्मा बाइंडिंग हुआ, जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं वो 100% एक्ट नहीं करती, वो पहले जाके प्लाज्मा में बाइंड हो जाती है, वो धीरे धीरे वो रिलीज होती है, वो एक्शन अपना करती है। तो दूसरा आपने ड्रग इंट्रोडक्शन बताया, अगर हम कोई दूसरी ड्रग देते हैं तो वो डिस्प्लेस कर सकती है, तो वो एक्शन जल्दी भी कर सकता है और डिले भी कर सकता है। इसके बाद हमारा क्या है, मैं इतना नहीं लेगी क्योंकि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ सर्टेन ड्रग्स होती है, लाइक अल्कोहल हो गया हमारा, और क्लोरामफेनिकोल हो गया। क्लोरामफेनिकोल ड्रग सुनी आपने, ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है। अभी आपको मैंने ज़्यादा बोल दिया, माइकोलॉजिस, ठीक है। जो क्लोरामफेनिकोल होती है वो एंटीबायोटिक होती है, मेनली आपको किसमें देते हैं, टाइफाइड वगैरह जिस पेशेंट को होता है, ठीक है। तो हमारा अल्कोहल हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, और एक सिमेटिडिन ड्रग होती है, ठीक है, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। तो ये जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है ड्रग के। तो अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगी वो, ठीक है। अगर उसका हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो डिग्रेड हो जाएगी, तो उसका क्या होगा, एक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस इतना ही है।